नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युत्थान पर। मैं गौरव यादव आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो है राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। चाहे वो किसी खारे पानी की झील के बारे में पूछा जा रहा हो, चाहे फिर उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा जा रहा हो, चाहे उनके निर्माण से रिलेटेड पूछा जा रहा हो, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है? राजस्थान एक दृष्टि से देखा जाता है कि एक सूखा प्रदेश है, जिसका 60% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है और ऐसे में उस उन भागों में झीलों का होना एक तरीके से किसी भी स्थान के लिए प्राणदायक होता है। क्योंकि उनमें जो जल रहता है वो बरस भर भरा रहता है, उनसे उनके आस-पास का जो क्षेत्र है, उसका जो भूजल स्तर है वो भी अप रहता है, ठीक है? और उनको हो सकता है पेयजल की सुविधा भी वहाँ से प्राप्त होती हो। लेकिन जो प्राकृतिक नज़ारा है, प्राकृतिक जो धरोहर है, उसके रूप में भी झीलें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलें जब हम पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले उनमें क्या देखेंगे, हम डायरेक्ट ये नहीं कि डायरेक्ट झीलों पर आके कूद पड़े, हमें कुछ उनके टाइप्स भी बताने होते हैं कि किस-किस टाइप की जो झीलें हैं, वो हमें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं झीलों के प्रकार के बारे में, कितनी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है? मैंने यहाँ पर आपको 4 टाइप लिखे हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है बालसन झील, दूसरी है प्लाया झील, तीसरी व्यवर्तनिका और तीसरी है कालडेरा झील। ठीक है? तो इस प्रकार की हमारे पास 4 आपको वो मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं झीलों के। सबसे पहला आता है आपका बालसन झील। बालसन झील क्या है? पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले समतल गर्त को, यानी कि कोई कोई एरिया जो पहाड़ों से घिरा हुआ हो, लेकिन उनके बीच की जो घाटी हो, जो वैली हो, वो क्या समतल गर्त है उनका, यानी पहाड़ियों के बीच वाला जो एरिया है, वो समतल है और उसमें पानी भरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे हम? बालसन झील। ठीक है? बालसन झील कहेंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें कौन-सा मिलता है राजस्थान में? वो है सांवर झील। ठीक है? क्योंकि इसमें पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके आस-पास ज़्यादा बड़ी पहाड़ियाँ तो नहीं है, लेकिन पहाड़ियाँ इसके पास में हैं, ठीक है? और उन पहाड़ियों के बीच में होकर के नदियाँ आती हैं, जो इसमें पानी इकट्ठा करती हैं ला करके, ठीक है? तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी सांवर जो खारे पानी की झील है, वो कौन-सी है? सांवर झील। और देश और अपने भारत की अगर हम बात करें, दूसरी सबसे बड़ी झील क्या है? सांवर झील है और बालसन झील का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पलाया झील के बारे में। इसकी जो सतह है, चौरस सतह है, अप्रवाहित द्रोणी यानी खारे पानी की छोटी झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया। ठीक है? यानी कि इनकी जो द्रोणी है, उनमें कोई नदियाँ ऐसे प्रवाहित नहीं हो रही हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा छोटी जो झीलें हैं, उनको क्या कहा जा रहा है? पलाया झील कहा जा रहा है। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, वो कौन-सी है? आपकी डीडवाना झील है, जो कि आपकी नागौर में स्थित है। नेक्स्ट आती है आपकी विवर्तनिका झील, यानी कि पृथ्वी में कोई भी भूगर्भीय हलचल हुई, पृथ्वी में कोई भूगर्भिक हलचल हुई जिसकी वजह से एक किसी झील का निर्माण हुआ। कैसे? पृथ्वी में भूगर्भिक हलचल होती है, जैसे कोई भूकंप आ गया, ठीक है, कहीं भूस्खलन हो गया, हिमस्खलन हो गया, इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं, तो उसमें एक घटना होती है ज्वालामुखी फटना। ठीक है? तो ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है और लावा काफ़ी दूर तक जाता है। ठीक है? एक शंकु आकार की वो बनती है, उसमें से लावा निकलता हुआ जाता है। लेकिन जब वो लावा निकल जाता है, 1 सेकंड। जैसे इस प्रकार की कोई आकृति है, ठीक है? ये फटा, यहाँ से इस प्रकार से लावा निकलता है और लावा का क्या जमाव इधर-उधर होता रहता है। इसी प्रकार से यहाँ निकलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो लावा इस प्रकार से निकलता है, ठीक है? लेकिन ये बीच वाला जो इसका क्या है मुख है, ये कभी ना कभी तो बंद होगा। जैसे इसका मुख बंद हो गया और इधर जो लावा गया है, मैग्मा गया है, ये अपनी साइडों में जाकर के जम जाता है, एक पर्वत का निर्माण कर देता है, बेसाल्ट चट्टान बना देता है। तो ये जो इसका मुख है, ये जो मुख है, इसका जो मुख बंद हो गया, इस मुख में क्या टाइम के साथ में कुछ मिट्टी भी जमा होगी, कुछ कंकड़-पत्थर भी जमा होंगे, कभी बारिश हो रही है तो इसके अंदर पानी भी जमा होगा, तो इसका मुख हो गया बंद, ठीक है? अब धीरे-धीरे जब यहाँ पर बारिश होती है, तो ये धीरे-धीरे यहाँ पर क्या भरने लग जाता है, पानी भरने लग जाता है, ठीक है? तो इस पानी भरने की वजह से एक झील का निर्माण हो गया।
ठीक है? और उस झील को क्या कहा जा रहा है? उस झील को कहा जा रहा है विवर्तनिका झील। विवर्तनिका झील कह सकते हैं या कह सकते हैं इसको क्रेटर झील, ठीक है? क्रेटर झील भी इसको कहा जाता है। और ऐसी झील कौन-सी है अपनी? वो है आपकी नक्की झील, ठीक है? और कैस्पियन जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, वो भी इसी का उदाहरण है क्रेटर झील का। नेक्स्ट आती है आपकी काल्डेरा झील। काल्डेरा झील में क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के प्रवाह से बनी झील, यानी कि दोनों में सेम चीज़ हो रही है, उसमें बस डिफरेंस एक है। काल्डेरा और क्रेटर झील में नक्की झील का जो निर्माण हुआ, उसका जो मुख है, वो छोटा है और पुष्कर झील का जो निर्माण हुआ, वो एक ज्वालामुखी से ही हुआ, ज्वालामुखी के उद्गार से ही हुआ, परंतु जो उसका मुख है, वो बड़ा है, उसका जो पेटा है वो थोड़ा बड़ा है तो उसमें ज़्यादा पानी आया, तो एक प्राकृतिक झील बनी कौन-सी? पुष्कर झील। कहाँ पर? अजमेर में एक स्थान पड़ता है पुष्कर, वहाँ एक झील बनी पुष्कर झील, किसका उदाहरण है? वो काल्डेरा झील का उदाहरण है। ओडिशा में एक लोनार झील पड़ती है, वो भी इसका उदाहरण है। नोट हम बात करते हैं, खारे पानी की झीलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? प्लाय कहा जाता है और अगर वही झीलें अगर तटीय प्रदेशों में हैं, तटीय प्रदेश यानी समुद्र से लगे हुए भागों में हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? कयाल या लेगुन झील कहा जाता है। लेगुन झील का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो आपकी है चिल्का झील। जो इंडिया की सबसे बड़ी झील है चिल्का, चिल्का झील लेगुन झील का उदाहरण है। ठीक है? राजस्थान में हमें 2 प्रकार की वो झीलें मिलेंगी, कौन-कौन सी? खारे पानी की और मीठे पानी की। इसके अलावा कोई टाइप थोड़ी होता है पानी का, 2 ही प्रकार का होता है, या तो लवणीय पानी होगा या फिर आपका मीठा पानी होगा। ठीक है? खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं सर्वाधिक राजस्थान में। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये जो एरिया है अपने राजस्थान का वो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, मरुस्थलीय जो भाग है। ठीक है? तैतीस सागर के अवशेष के रूप में यहाँ की जो मिट्टी है उसमें लवणता पाई जाती है, लवणीय चट्टानें हैं धरती के नीचे। तो यहाँ पर जो भी झीलें मिलेंगी हमें ज़्यादातर खारे पानी की झीलें प्राप्त होती हैं, तैतीस सागर के अवशेष के रूप में। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो तैतीस सागर का भाग है। इस वजह से इस भाग में क्या पाई जाती हैं आपको? झीलें पाई जाती हैं उत्तर पश्चिम भाग में। उत्तर पश्चिम भाग में क्या पाई जाती हैं आपको? खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है? सर्वाधिक जो झीलें मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? नागौर और सीकर जिले में मिलेंगी हमें। ठीक है? सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी सांवर झील। सांवर झील के बारे में हम बात करें तो जयपुर के पास में एक स्थान पड़ता है फुलेरा। फुलेरा और एक स्थान का नाम है सांवर। सांवर आपने जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सांवर यानी शाकंभरी के चौहान के नाम से एक टॉपिक आता है, ठीक है? चौहान वंश से रिलेटेड। तो उस स्थान पर सांवर जो स्थान है, वहाँ पर वहाँ से लेकर और फुलेरा तक इसका विस्तार है, काफ़ी बड़ी झील है, राजस्थान में नंबर 1 और इंडिया में नंबर 2 ठीक है? सबसे बड़ी झील है। जयपुर से एप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 70 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है और इसका विस्तार जो है वो 3 जिलों में है। इसका एरिया जैसे 32-33 किलोमीटर लंबी है, 8 से 10-15 किलोमीटर तक ये चौड़ी है, कहीं पर 8 किलोमीटर, कहीं 2 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर। इस प्रकार से काफ़ी लंबा इसका विस्तार क्षेत्र है। इसके जो जिले लगते हैं, ठीक है? तो इसके जिले लगते हैं 3 जयपुर, अजमेर और नागौर। 3 जिले इसके लगते हैं। भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील ये मानी जाती है। ठीक है? सबसे राय भारत की सबसे बड़ी जो झील है, वो चिल्का झील है उड़ीसा में, खारे पानी की झील ये बनी कैसे? ये लेगून झील है, यानी कि समुद्र का कोई जैसे समुद्र के पास वाला हिस्सा, जो कोई गड्ढे-नुमा स्थान है, वहाँ पर कभी समुद्र का पानी आकर के इकट्ठा हो गया, ठीक है? किसी चक्रवात के कारण या फिर किसी सुनामी के कारण से वो कोई इस आकर के उनमें पानी भर गया, तो उनसे कौन-सी झीलें बनी हमारी? लेगुन झीलें बनी। तो वो कौन सी बनी? चिल्का झील उड़ीसा में। लेकिन जो राजस्थान की झील है वो मैंने आपको अभी बता दी किसका उदाहरण है, यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक केंद्र है, जो इसका जो गर्त है वो समतल है, वो कौन-सी झील है? बोलसन झील। तो बोलसन झील का उदाहरण अपनी सांभर है। ठीक है? इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है। झील में अपनी 4 नदियाँ गिरती हैं। 4 नदियाँ गिरती हैं, कौन-कौन सी है? मेंथा नदी, ठीक है? रूपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी, ठीक है? ये आपकी अजमेर से आ रही है, ये आपकी सीकर से आ रही है, इस प्रकार से नदियाँ आती हैं और 4 नदियाँ ला करके कहाँ पर जल गिरा देती हैं? ये आपका जल गिराती हैं सांभर झील में, ठीक है? और सांभर झील का जो क्या है मिट्टी है वो लवणीय मिट्टी है, पहले से वहाँ पर खारा पानी मौजूद है, प्लस ये जो नदियाँ हैं, ये भी अपने साथ में जल लेकर के आती है, तो पूरा एरिया कैसे हो जाता है? लवणीय हो जाता है और एक बड़ी झील बन जाती है, ठीक है? ये आप जयपुर को देखें, जयपुर से इधर चलते हैं अब तो एक आपको ये झील आपको मैप के माध्यम से दिखाई देगी।
ठीक है? तो यहाँ पर आपके ये बाउंड्रीज़ लग रहे हैं इस प्रकार से। कुछ अजमेर का भाग लगेगा, कुछ नागौर का लगेगा, कुछ जयपुर का लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 3 जिलों की सीमाएँ लगती हैं, किसके साथ में? काँवड़ झील के साथ में। और इसमें इधर से ये रूपनगढ़ आके गिरेगी, ठीक है? सीकर की तरफ से आपकी क्या यहाँ से आकर गिरेगी आपकी खंडेला नदी, ठीक है? इधर से आ रही है। इस प्रकार से कई इसमें 4 नदियाँ जा कर के एक मेन नदी जो कहाँ से जा रही है, वो आपकी जा रही है जयपुर से। इस 4 नदियाँ गिरती हैं। इसके अलावा ये जो फ़ेमस है वो किस लिए है? इसलिए फ़ेमस है क्योंकि ये अंत प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। भारत में कोई भी ऐसी झील जिसके अंदर अंत प्रवाह की नदियाँ आकर के गिर रही हों, तो वो सबसे बड़ी झील कौन-सी है? वो है आपकी सांभर झील। ठीक है? सांभर झील में यहाँ पर एक पक्षी मिल पाया जाता है जिसका नाम है राजहंस। राजहंस पक्षी है जिसकी मौजूदगी पाई जाती है, जिसको कहा जाता है फ्लेमिंगो भी कहा जाता है। ठीक है? तो उसके लिए कारण फ़ेमस है। इसके अलावा एक पक्षी आता है कुरजां। ठीक है? जो कि एक स्थान पड़ता है जोधपुर में खीचन। खीचन स्थान जो है कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनकी प्रवास स्थल ही है खीचन। ठीक है? ये पक्षी यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर नमक उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है? देश का जो कुल उत्पादन है, उसका लगभग 8.70% जो भाग है, वो कहाँ पर उत्पादित होता है? सांभर झील में उत्पादित होता है। नमक उत्पादन का काम कौन करता है यहाँ पर? एक सांभर सॉल्ट लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो 4 इसमें नदियाँ गिर रही थी, सबसे ज़्यादा इसमें अगर कोई नमक बहा करके लेके आती है, वो आपकी है मेंथा नदी, जो जयपुर से जाती है। ठीक है? अब ये जो सावर सॉल्ट लिमिटेड है, इसमें एक फैक्टर ये है कि 60-40 का रेशियो है, ठीक है? भारत सरकार और राजस्थान सरकार का, यानी कि स्वामित्व हो गया ये। इसका जो स्वामित्व है सावर सॉल्ट लिमिटेड का, उसमें 60-40% है, ठीक है? और हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड है, वो क्या है इसकी? एक सहायक कंपनी है। ये चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा एक सॉल्ट म्यूजियम बनाया गया है, सांभर में 1870 में बनाया गया। एक तथ्य और है इसका, 1817 में जो जयपुर के शासक थे उनके अंडर में ये आती थी और इसको अंग्रेजों ने किस पर लिया था? लीज पर। अंग्रेजों ने इसको लीज पर लिया था और यहाँ से क्या करते थे? नमक का उत्पादन करते थे। ठीक है? अंग्रेजों ने इसकी क्या कराई थी? लीज़ कराई थी, यानी कि इसको किराए पे लिया था और इससे क्या करते थे वो? हाँ, रेवेन्यू जनरेट करते थे, ठीक है? गुजरात का एक राज्य पक्षी है राजहंस, ठीक है? और ब्रह का प्रतीक है कुर्जा, ये दोनों पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा एवियन बोटुलिज्म एक बीमारी आई थी, 2019 में आपने खबरें देखी होंगी, अखबार पे न्यूज़पेपर के पृष्ठ पर देखी होंगी कि यहाँ पर हज़ारों पक्षी मारे गए। राजहंस जो फ्लेमिंगोज़ हैं, वो यहाँ पर बहुत सारी संख्या में मारे गए। तो वो किस वजह से मारे गए थे? एक बीमारी आई थी यहाँ पर एवियन बोटुलिज्म, ठीक है? उसकी बीमारी की वजह से नवंबर 2019 में हज़ारों पक्षियों की मौत हो गई थी। सांभर जो स्थान है वो क्यों फ़ेमस है? क्योंकि एक बहुत पुराने ऋषि हुए थे ययाति, जो इक्ष्वाकु वंश है उसमें उनके उसमें एक वंशज थे ययाति, उनकी साम्राज्य स्थली रही, उनका यहाँ पर राज्य हुआ करता था। जब ये आर्यावर्त क्षेत्र था, तो ययाति की साम्राज्य स्थली स्थली थी। उसके अलावा इस चौहानों की राजधानी रही। शाकंभरी माता का यहाँ मस्जिद स्थित वो मंदिर स्थित है, ठीक है? इसके अलावा देवयानी तीर्थ है, इसको इसलिए क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी भी कहा जाता है, ठीक है? तीर्थों का राजा पुष्कर, तीर्थों का मामा मचकुंड, इस प्रकार से तीर्थों की जो नानी है वो कौन है? देवयानी। ठीक है? इसको आप याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे और कौन-कौन से तथ्य जुड़े हुए हैं? जो अकबर का विवाह हुआ था किससे? जब उन 1572 में अकबर गुजरात विजय करके लौटा था, तो उसकी शादी होती है जो जो अपने जयपुर के शासक थे आमेर के, उनका नाम था भारमल। ठीक है? भारमल की पुत्री थी हरखाबाई, उनके साथ शादी होती है, तो वो किस स्थान को चूज़ करते हैं शादी के लिए? वो था आपका काम्हर। ठीक है? अकबर का विवाह हरकवाई से हुआ। 1709 से 1949 तक सामर झील जयपुर और मारवाड़ के संयुक्त क्षेत्राधिकार में रही। क्योंकि जो नागौर वाला जो हिस्सा है वो मारवाड़ी क्षेत्र में आता था और ये जयपुर के नज़दीक है, यानी कि दोनों का इस पर क्या स्वामित्व रहा था संयुक्त रूप से। ठीक है? हम नेक्स्ट बात करते हैं डीडवाना झील के बारे में। ठीक है? डीडवाना झील उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है राजस्थान में। एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया, वेटलैंड आता है रामसर,
रामसर वेटलैंड के बारे में आप कई बार सुनते हैं कि राजस्थान में 2 स्थान हैं, रामसर वेटलैंड, ठीक है? रामसर वेटलैंड के बारे में आप सुनते हैं तो उसमें 2 स्थान आते हैं आपका सांवर झील और दूसरे आता है आपका केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना विहार ये कहाँ पर है आपका भरतपुर में, ठीक है? ये आपको 2 स्थान मिलते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा राजस्थान का स्थल है ऑब्वियसली कौन-सा होगा? ये होगा आपका सांवर झील क्योंकि इसका जो एरिया है वो एप्रॉक्स 500 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका जो एरिया है वो 29 किलोमीटर स्क्वायर है। अब ये रामसर क्या है? रामसर अपन हिंदी में तो बोल रहे हैं लेकिन एक ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है? रामसर के नाम से एक इंग्लिश वर्ड है और एक शहर का नाम है, ठीक है? शहर कौन-सा? एक सेकंड। एक शहर का नाम है जो कैस्पियन जो सागर है, कैस्पियन सागर के तट पर एक शहर स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर, ठीक है? रामसर एक शहर स्थित है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में जितने भी विश्व के वेटलैंड्स हैं, यानी कि आर्द्र भूमि है या नम भूमि है, उनको क्या माना गया? जैव विविधता स्थल माना गया, यानी कि उनको बायोडायवर्सिटी लैंड माना गया, ठीक है? बायोडायवर्सिफाई जो लैंड है, उनको माना गया। ठीक है? और उनके लिए उनको संरक्षित करने के लिए क्या किया गया, एक समझौता किया गया सारे देशों के साथ में मिलकर के और ये समझौता अस्तित्व में कब आया? ये आया 1975 में क्या हुआ? रामसर सम्मेलन, ठीक है? इसमें काफ़ी सारे देश शामिल हुए और उनकी जो वेटलैंड्स थी, उसको उन्होंने शामिल करवाया, जिससे कि उनको क्या मिल सके? संरक्षण मिल सके। लेकिन भारत इसमें कब शामिल होता है? भारत इसमें शामिल होता है 1982 में। 1982 में भारत इसमें शामिल होता है और भारत के 2 जो 2 लैंड है, राजस्थान के जो 2 लैंड है, वो इसमें आते हैं कौन-कौन से? वो आपकी सांवर झील और केवलादेव। भारत के टोटल आते हैं इसमें टोटल 37 लैंड्स। ठीक है? और राजस्थान कौन से? 2 इसमें सबसे पहला कौन-सा आया था? केवलादेव 1980 1 में और दूसरा आता है आपका 1990 में, ठीक है? तो हाँ, यही है। 1981 में भारत शामिल हुआ और 1981 में ही सबसे पहले कौन-सा अपने जो केवलादेव घनी पक्षी विहार है, उसको ले लिया गया। हम देख रहे थे डीडवाना झील, ठीक है? डीडवाना झील के ऊपर एक शहर का नाम भी है डीडवाना जो पड़ता है आपके नागौर में, ठीक है? डीडवाना झील की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर है और चौड़ाई है 3 से 6 किलोमीटर, ज़्यादा बड़ी झील नहीं है। इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा ज़्यादा है। इसकी जो ये नमक है यहाँ का जो उत्पादित होता है वो खाने योग्य नहीं है। यहाँ देवल जाति के लोग क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। नमक किस प्रकार से बनाया जाता है? यहाँ पे क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिसमें जल को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें क्या ऑक्सीडाइज़ेशन के थ्रू यानी कि बाष्पीकरण के थ्रू जो क्या जल है वो ऊपर उठ जाता है और जो उसमें लवण है, यानी कि जो नमक है वो ज ठहर जाता है, उसको इकट्ठा करके नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1964 यहाँ पर स्थित है, इस जो क्या करती है अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 प्रकार का जो नमक यहाँ पर मिलते हैं, अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड इनका उत्पादन यहाँ किया जाता है। यहाँ से जो नमक प्राप्त होता है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? हल्डा। ठीक है? स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको खाल्डा कहा जाता है। यहाँ पर एक संयंत्र है आयोडाइज़ेशन संयंत्र है, जिसको आयोडीन जो युक्त नमक होता है, वो आयोडाइज़ेशन कहाँ पे किया जाता है? डीडवाना में एक संयंत्र लगाया गया है। इसके अलावा जो ब्राइन नमक है, यानी कि जो यहाँ पर पानी की क्यारियाँ बनाकर, उसे सुखाकर जो नमक प्राप्त किया जाता है, वो नमक कौन-सा होता है आपका? ब्राइन नमक, ठीक है? स्थानीय भाषा में खाल्डा कहा जा रहा है। नेक्स्ट आपकी आएगी पचपदरा झील। ठीक है, पचपदरा झील आपकी स्थित है बाड़मेर में। पचपदरा जिला आपके बाड़मेर स्थित है। यहाँ पर सबसे उत्तम श्रेणी का जो नमक है वो उत्पादित किया जाता है क्योंकि इसमें NaCl की जो मात्रा है वो 98% है यानी सांवर झील से भी ज़्यादा है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान सॉल्ट केमिकल लिमिटेड ये जो है यहाँ पर उत्पादन करता है 1964 से, ठीक है?
यहाँ पर जो अ, एक पंचा नामक भील थे, उन्होंने दलदल को सुखाकर इसका निर्माण करवाया था। एक दलदला भाग था, दलदली भूमि थी ये, और यहाँ पर क्या लवणीयता ज़्यादा है, तो इसको सुखा करके इन्होंने किसका रूप दिया? झील का रूप दिया। किसने? पंचा नामक भील ने। कुएँ बनाकर यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, यानी कोसलू नाम से कुएँ बनाए जाते हैं, ठीक है? उनसे पानी निकाल कर के क्यारियों में इकट्ठा करके नमक का उत्पादन किया जाता है। वो कुएँ क्या कहलाते हैं? कोसलू, ठीक है? और यहाँ पर एक जाति है खारवाल। खारवाल जाति है, खारवाल जाति के लोग उन क्यारियों में जो नमक इकट्ठा होता है, उसे एक झाड़ी होती है, मोरली झाड़ी, उसकी टहनी का यूज़ करके इकट्ठा करके नमक उत्पादन करते हैं, ठीक है? स्फटिक नमक बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपकी अन्य खारे पानी की झीलें हैं, वो है आपकी लूणकसर झील, वो कहाँ पर है? आपकी बीकानेर में। ये उत्तर राजस्थान की एकमात्र झील है। ताल छापर झील ये चूरू में है। झील के पास काले हिरण इकट्ठे रहते हैं, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। काबो झील ये आपकी जैसलमेर में है। आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक यहाँ पर मिलता है। और फलौदी झील ये आपकी जोधपुर में है। राजस्थान का सबसे शुष्क जो स्थान है फलौदी, वहाँ पर कौन सी आपकी झील है? फलौदी झील। ठीक है, तो ये 3 झीलें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, आपकी सांवर झील, डीडवाना और पचपदरा। इसके अलावा भी काफ़ी झीलें हैं, जैसे नागौर में आपकी एक कुचामन झील भी मिलेगी। इधर ये आपकी सांवर झील भी है इस स्थान पर, ठीक है? एक आपको जोधपुर में फलौदी झील मिलेगी। इसके अलावा बीकानेर में लूणकरसर झील है, ठीक है? एक आपको जोधपुर में मिलेगी बाप झील। इसके अलावा डेगाना झील मिलेगी आपको नागौर में, ठीक है? तो इस प्रकार की छोटी-छोटी कई झीलें हैं। एक रैवासा झील है आपकी सीकर में, रैवासा, ठीक है? क्यार एक वर्ड आता है क्यार, यानी कि जो क्यारियाँ बना करके जल को इकट्ठा करके उत्पादन किया जाता है क्यारियों में, उसको क्या कहा जाता है? क्यार कहा जाता है, ठीक है? और सांभर में जो नमक बनाया जाता है उसको सांभरी कहा जाता है। डीडवाना में जो नमक बनता है उसे डीडू या खाल्डा कहा जाता है, ठीक है? और पचपदरा में जो नमक बनता है उसे कोसलू। आदर्श जो लवणीय फार्म है, यानी कि एक जो सॉल्ट से रिलेटेड एक फर्म बनाई गई है, ठीक है? जिसको आदर्श लवणीय फार्म भी कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है आपकी? नाभा सिटी में। नाभा कहाँ है आपका? नागौर में, ठीक है? नमक उत्पादन के 4 केंद्र हैं। 4 केंद्र कहाँ पर हैं आपके? ये बाकासर, बाड़मेर में बनाए गए हैं, ठीक है? यहाँ पर संयंत्र लगाए गए हैं नमक उत्पादन के लिए। हम बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। राजस्थान के मीठे पानी की झीलों के बारे में बात करते हैं। खारे पानी की जो झीलें उतनी ज़्यादा नहीं है संख्या में, लेकिन मीठे पानी की झीलें हैं, तो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर की बात इसलिए क्योंकि इसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है और झीलों की नगरी भी कहा जाता है। वेनिस क्यों? ये इटली का एक शहर है वेनिस, और वेनिस की जो अ अ वेनिस की जो बसावट है उसमें क्या है, चारों तरफ नहरें हैं, पानी का मतलब बहुत ज़्यादा, पूरा वो पानी के बीच में एक तरीके से बसा हुआ है। जहाँ भी आप निकलेंगे आपको जगह-जगह से उनकी नहरें वगैरह मिलेंगी, पूरा शहर इसी प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है। उसी प्रकार से उदयपुर में आप देखेंगे तो बार-बार आपको क्या मिलेंगी? झीलें मिलेंगी, ठीक है? तो उदयपुर में कौन-कौन सी झीलें हैं? आपकी जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर और जैत सागर। ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसके अलावा अजमेर में आपको झीलें मिलेंगी आना सागर, फॉय सागर, पुष्कर, बीसलसर, ठीक है? अन्य झीलों में अगर बात करें राजसमंद झील, जो कि कहाँ पर स्थित है आपकी राजसमंद में, जिसके ऊपर क्या है एक जिले का नाम भी है। नक्की झील माउंट आबू में, कोलाय झील गजनेर बीकानेर में, सिलीसेट झील अलवर में, कायलाना झील आपकी है जोधपुर में, एक बालसमंद जौनपुर में है, गढ़सीसर, बुद्ध झील, अमर सागर ये आपकी जैसलमेर में है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ये अपनी जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील जिसको क्या कहा जाता है? ढेबर झील भी कहा जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कौन-सी झील है? जयसमंद झील है, कृत्रिम झील, ठीक है? निर्माण इसका राणा जयसिंह ने करवाया था 1685 से 91 में। यहाँ पर एक नदी निकलती है गोमती नदी। तो गोमती नदी के जल को रोककर, ठीक है? गोमती नदी के जल को रोक करके उसके ऊपर एक डैम बनाया गया, और उस डैम के कारण से एक झील का निर्माण होता है। वो कौन-सी है आपकी? वो है आपकी जयसमंद झील, ठीक है? यहाँ पर 2 नदियाँ और आकर के गिरती हैं इसमें, छोटी-छोटी झावरी और बागर। झावरी और बागर, ये छोटी-छोटी 2 नदियाँ इसमें आकर के मिलती हैं और एक झील का निर्माण हो जाता है इनको मिला करके।
वो कौन-सी आपकी जयसमंद झील। इसकी जो लंबाई है वो 15 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 2 से 8 किलोमीटर है, ठीक है? और हम कृत्रिम झीलों के अगर हम बारे में बात करें, तो ये राजस्थान में तो नंबर 1 पर है, लेकिन अगर हम इंडिया की दृष्टि से बात करते हैं, तो इंडिया के हिसाब से दूसरी है, क्योंकि फर्स्ट पर आएगी आपकी कौन-सी, जो भाखड़ा नागल आपका डैम बना हुआ है, सतलुज नदी पर, तो जिसकी वजह से एक झील का निर्माण होता है, उसको कहते हैं गोविंद सागर झील, जो कि गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर उसका नाम रखा गया, गोविंद सागर, वो नंबर 1 पर है, ठीक है? कृत्रिम झील में और सेकंड पर आती है आपकी कौन-सी, जयसमंद झील। ठीक है? इसकी लंबाई मैंने आपको बताई 15 किलोमीटर और 2 से 8 किलोमीटर इसकी क्या है चौड़ाई यानी इसका जो टोटल एरिया हो जाता है वो 55 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ियों के पेटे में है, यानी कि चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, उनका जो बीच वाला हिस्सा है एक तरीके से वैली मान के चलें उसे आप, उसको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में ढेबर कहा जाता है, ठीक है? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ढेबर पड़ा। अब झील का जो एरिया है वो काफ़ी है 55 वर्ग किलोमीटर, तो इसमें कुछ आइलैंड्स भी हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, मिट्टी के टीले वगैरह हैं, तो वो कुछ बड़े-बड़े आइलैंड्स हैं। इसमें 7 बड़े टापू हैं, जिन पर कुछ जनजाति रहती हैं, ट्राइब्स रहती हैं, जैसे भील हुए, मीणा हुए, ठीक है? वहाँ के जो स्थानीय ट्राइब्स हैं, वो इन पर रहती हैं। 7 इस पर बड़े टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो टापू है उसको क्या कहा जाता है? उसे बाबा का भांगड़ा। ठीक है? बावा का भांगड़ा कहा जाता है किसे? सबसे बड़े टापू को। सबसे छोटा जो टापू है वहाँ पर उसका नाम है प्यारी, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखें और झीलों में एक टापू है, टापू के ऊपर एक रिसोर्ट भी बना हुआ है, जिसको कहा जाता है आइसलैंड आइसलैंड रिसोर्ट उसका नाम है, ठीक है? झील में अत्यधिक जो जैवीय विविधता है वो वहाँ पर पाई जाती है क्योंकि इतनी बड़ी झील है, पहाड़ियों से चारों ओर से घिरी हुई है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर क्या काफ़ी जलीय जीव मिलते हैं, इसलिए जलीय जीवों की इसको बस्ती भी कहा जाता है, ठीक है? इसके अलावा सिंचाई के लिए यहाँ 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुरा और भट्टा नहर, उदयपुर जिले में इससे सिंचाई होती है। नर्मदेश्वर शिवालय जयसिंह द्वारा बनाया गया यानी झील के किनारे पर एक महादेव का मंदिर बनाया गया जिसको कहा जाता है नर्मदेश्वर महादेव, ठीक है? इसके अलावा एक चित्रित हवा महल व रूठी रानी का महल, यानी इसके पास में ही एक पहाड़ी है जिस पर ये दोनों बनाए गए। जयसमंद झील के बाद में एक महत्वपूर्ण झील और आती है जिसका नाम है पिछोला झील। पिछोला झील ये आपकी जो उदयपुर शहर में स्थित है, ठीक है? राणा लाखा हुए मेवाड़ के शासक, उनके शासन काल में एक बंजारा था, जिसका नाम था छीतर या पीछू बंजारा। उसने अपने बैल की याद में एक गाँव था पिछोली, पिछोली गाँव के पास में एक झील का निर्माण करवा दिया। और ये बहुत विचित्र बात है देखने में, लेकिन पीछू नामक बंजारे ने अपने बैल की याद में इसका निर्माण करवाया था। सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील ये मानी जाती है। इसकी जो जलापूर्ति है वो सिसारमा व भुजड़ा नामक कुछ छोटी-छोटी नदियाँ हैं, जो अपना जल इसमें गिराती हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, पानी की आपूर्ति होती है। उदय सिंह हुए, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने इसकी पाल-पूजा करवाया था, पक्का करवाया था। इसके अंदर एक महल स्थित है। ये जो आपको चित्र में आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये जगमंदिर महल है, ठीक है? जगमंदिर बिल्कुल बीचा-बीच में स्थित है और इसका जो निर्माण है 1620 में करवाया गया था। 1620 में इसका निर्माण करवाया गया था। वो किसने करवाया था? महाराजा कर्ण सिंह ने, ठीक है? और महाराजा कर्ण सिंह ने करवाया, इसके अलावा इसको जो पूर्ण किया, वो किसने किया था? जगत सिंह ने, यानी इसको काफ़ी टाइम लग गया था, 1651 में पूर्ण हुआ था और जगत सिंह यहाँ के शासक हुए, जगत सिंह ने इसको पूर्ण करवाया। अब एक बात और कही जाती है कि जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ ने अपनी बेगम की जो बेगम थी उसकी मुमताज़ महल, उसकी याद में एक ताजमहल बनवाया, जिसको कि प्रेम की निशानी के रूप में आज देखा जाता है और विश्व के आश्चर्य में भी उसको गिना जाता है। तो उसकी जो प्रेरणा है, उसकी जो प्रेरणा है वो कहाँ से ली गई? शाहजहाँ ने किससे कहाँ से प्रेरणा ली? जगमंदिर से ली क्योंकि ये जो करण सिंह थे, उन्होंने भी इसको अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में ही बनाया था। ठीक है? तो उन्होंने क्या ताजमहल बना दिया। 1857 की क्रांति हुई, तो उसके कई केंद्र थे, जैसे एक नसीराबाद पड़ता था अजमेर के पास में, जहाँ पर बड़ी छावनी हुआ करती थी। उसके अलावा जो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ पर नीमच छावनी हुआ करती थी, एरनपुरा छावनी थी। इस प्रकार से कई छावनियाँ थी राजस्थान में।
तो जब नीमच छावनी में विद्रोह हुआ, तो वहाँ पर सैनिकों को मारा गया। स्थानीय जो भी सैनिक थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को मारा मारा गया। तो वहाँ के जो मुख्य अधिकारी थे, वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागे। तो कुछ ग्रामीणों ने उनको शरण दी और उनको कहाँ पहुँचाया, यहाँ के महाराणा के पास पहुँचाया। महाराणा ने उनको सेफ स्थान की तरह एक झील के बीच में स्थान है आइलैंड पर, जगमंदिर पैलेस, इसमें उनको ठहरा दिया गया, सम्मान के साथ में। ठीक है? झील के किनारे पर झील के किनारे पर सिटी पैलेस बनाया हुआ है और नटनी का चबूतरा बनाया गया है, जो कि मतलब जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, वो लोग इन चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है आपकी फतेह सागर झील। फतेह सागर झील को देवाली तालाब भी कहा जाता है और बहुत बहुत जो रमणीक स्थल है, जो आप इसमें ये देख पा रहे हैं, ये एक आइलैंड है, टापू है, जहाँ पर क्या नेहरू गार्डन भी कहा जाता है इसको। यहाँ पर एक वेधशाला भी बनाई गई है। बहुत अच्छा स्थल है घूमने के हिसाब से, ठीक है? उदयपुर में लोग घूमने इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पर अनेक बहुत पहाड़ों के बीच में घिरे हुआ एरिया है, उसमें आइलैंड्स हैं अच्छे-अच्छे, इसलिए लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, झीलों को देखने। इसका निर्माण राणा जयसिंह ने करवाया और देवाली तालाब के रूप में करवाया था। लेकिन इसका जो नाम है बाद में फतेह सागर कर दिया गया, फतेह सिंह के नाम पर, ठीक है? पुनर्निर्माण इसका फतेह सिंह ने करवाया 1888 में, तो उसके नाम पर इसको फतेह सागर कर दिया गया। इसकी जो बाँध की नींव है, एक बाँध है, वहाँ पर नदी है गोमती नदी, तो गोमती नदी के ऊपर जो बाँध है उस नहीं सॉरी गोमती नहीं, इसको एक बाँध के रूप में बनाया गया है जिससे कि इसको जो भी जल वेस्टेज बह जाता है बारिश के टाइम पर, इन पहाड़ों से जो आने वाला पानी है, वो वेस्टेज बह जाता है, तो इसको संरक्षित कैसे किया जाए, इसको संजोया कैसे जाए, इसको यूज़ में कैसे लाया जाए, इसको सोच करके महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसको बाद में पुनरुद्धार कराया महाराणा फतेह सिंह ने 1888 में, ठीक है? तो इसके ऊपर एक बाँध बनाया गया, तो उसकी जो बाँध की नींव है वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी, इसलिए इसको कनॉट बाँध भी कहा जाता है। अब ड्यूक ऑफ कनॉट का नाम आपको और याद आएगा, दिल्ली में एक स्थान पड़ता है कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस नाम से एक स्थान पड़ता है, ठीक है? वो इसके नाम पर ही है। वो क्यों पड़ता है? क्योंकि वहाँ का जो डिज़ाइनिंग है, उस एरिया की जो डिज़ाइनिंग है, वो किसने करी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने करी थी। यानी कि जो नई दिल्ली है, उसको 2 लोगों ने बसाया, ड्यूक ऑफ कनॉट और लुटियंस, ठीक है? लुटियंस लेन और कनॉट पैलेस, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दिल्ली के बारे में। यहाँ पर एक सौर वेधशाला बनाई गई, यानी कि जो टापू है ये फतेह सागर के बीच में, इस टापू पर 1975 में एक सौर वेधशाला बनाई गई। नेहरू गार्डन इसका नाम है, ठीक है? हवाला ये गाँव पड़ता है हवाला शिल्पग्राम, यानी जो राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो गाँव है, वो कौन-सा है? हवाला। वो इसके पाल के पास में पड़ता है। जहाँ पर आप कभी घूमने जाएँ तो वहाँ पर राजस्थान की संस्कृति से रिलेटेड अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, काफ़ी प्रकार के नृत्य वहाँ पर होते हैं और आपको ये जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। एक अन्य झील आती है उदय सागर झील, जिसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 64 में करवाया। आयड़ नदी को बेड़त नदी भी कहा जाता है, तो वो इस झील में गिरने के बाद जब आगे बढ़ती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा एक बड़ी तालाब है जिसको जैत सागर भी कहा जाता है। राज सिंह के द्वारा माता जैत कंवर की स्मृति में बनवाया गया जिससे इसका नाम क्या पड़ा? जैत सागर। और राज्य का सबसे बड़ा मत्स्य बीज जो केंद्र है वो कौन-सा है? जैत सागर है क्योंकि यहाँ पर जो मछलियों का जो छोटी मछलियाँ उनका उत्पादन किया जाता है, उनको बीज की तरह बीज के रूप में आगे बेचा जाता है जिससे कि क्या किया जाता है? मत्स्य पालन किया जाता है। ठीक है? ये उदयपुर का आसपास का मैप है, तो आप इसमें देख पाएँगे, ये तो आपकी पिछोला झील हो गई, ये आपकी फतेह सागर हो गई, ये आपकी उदय सागर हो गई, ये आपकी जयसमंद झील हो गई, ठीक है? और यानी कि आप इसमें देखेंगे सारी इधर की तरफ ये सारी वाटर बॉडीज़ आपको दिख रही हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक अन्य झील पड़ती है जो कि इन दोनों झीलों को जोड़ती है, स्वरूप सागर झील पड़ती है जो कि पिछोला और जो फतेह सागर है, उनके जो वाटर लेवल है उनको मेंटेन करती है, एक-दूसरे का पानी इधर-उधर ट्रांसफर करती है, ठीक है? जिसका भी वाटर लेवल ज़्यादा हो गया, उसका पानी दूसरी नहर में स्वतः ही पहुँच जाएगा सौरभ सागर के थ्रू, ठीक है? और जो राजस्थान में अपने महत्वपूर्ण जो कुछ झीलें हैं, वो मैंने इनको यहाँ पर नोट डाउन किया है। हम सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ में कोई झीलें नहीं है। बीकानेर जो जिला आता है, यानी उत्तर का सबसे बड़ा जिला उधर पड़ता है ऊपर वाले संभाग में, उसमें आपकी सूरसागर, गजनेर और अनूप सागर, ये 3 झीलें आपको कहाँ मिलेंगी?
ये बीकानेर में मिलेंगी। इसके अलावा कायलाना झील और बालसमंद झील कहाँ मिलेंगे आपको? जोधपुर में, ठीक है? इसके अलावा भुज झील, गढ़सीसर झील और अमर सागर, ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये आपको मिलेंगे आपको जैसलमेर में। इसके अलावा राजसमंद झील कहाँ मिलेगी आपको? राजसमंद में, जिसके जिसके नाम पर, यानी एकमात्र ऐसी झील जिसके नाम पर उस जिले का नाम रखा गया, वो कौन-सी है? राजसमंद झील। एक आपको मिलेगी नक्की झील, जो कि किसका उदाहरण थी? जो थी आपकी कालडेरा का। नक्की झील कहाँ मिलेगी आपको? सिरोही में। सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? नक्की झील। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको अभी जो बताई पिछोला, उदय सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर, जयसमंद झीलें, ये आपकी उदयपुर में मिलेंगी। इसके अलावा हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, डूंगरपुर में आपको मिलेगा गैप सागर। एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कालीबाई भील नाम से एक महिला हुई, ठीक है, जो कि अंग्रेजों से लड़ती हुई मारी गई थी, तो उनकी जो एक मूर्ति है वो गैप सागर के पास में बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में अगर हम बात करें तो भूपाल सागर नाम से एक झील मिलेगी आपको। झालावाड़ में आपको भीम सागर मिलेगा, ठीक है। कोटा में आपको क्या मिलेगा? किशोर सागर। बूंदी में आपको मिलेगा नवलखा या नवल सागर। धौलपुर में मिलेगा आपको तालाब शाही। भरतपुर में आपको मिलेगी मोती झील। अलवर मिलेगी आपको सिलीसेड, ठीक है। चूरू में मिलेगी आपको ताल छापर, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा मध्य में हम आते हैं तो आना सागर, भोय सागर, पुष्कर, तो ये कहाँ मिलेंगे आपको? अजमेर जिले में मिलेंगे, ठीक है। और जयपुर में तो कुछ खास है नहीं, एक जल महल छोटा सा है, तो वो छोटी सी झील है, उसका कुछ ऐसा कोई नाम है नहीं। तो ये आपकी राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ-कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ। उदयपुर जिले की मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट आते हैं राजसमंद झील के बारे में। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद जिले में है, ठीक है। महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण कराया 1662 से 76 के मध्य। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है और गोमती नदी पर बनाया गया। गोमती नदी पर सबसे पहले उधर कौन सी बन रही है? जयसमंद झील बन रही है। वो जैसी गोमती आगे बढ़ी, उसको दोबारा से रोक दिया गया और एक बांध बना दिया गया उस पर, ठीक है, और एक राजसमंद झील बन के आ गई। आप इसको देखेंगे, बहुत ही प्राकृतिक और मनोरम दृश्य है। इस पर पाल बना करके, ये जो क्या है, पाल बना करके क्या बना दिया गया, इस पे एक बांध का निर्माण कर दिया गया और राजसमंद झील बन गई यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। पहली बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद, दूसरी राजसमंद। अकाल राहत कार्य के दौरान 60,000 लोगों ने इसमें काम किया। जब महाराणा राज सिंह ने इसको निर्माण करवाया, तो उनका पहला उद्देश्य तो क्या था? उस टाइम पर यहाँ पर अकाल पड़ा। राजस्थान सूखा प्रदेश है, बारिश कम होती है, और ये ऐसा नहीं कि अभी होने लगी है, वो शुरू से ही कम होती है, मरुस्थल है यहाँ पर। तो अनेक बार ऐसा होता था कि बारिश न होन जैसे 1 साल नहीं हुई, 2 साल नहीं हुई, तो क्या पड़ेगा? अकाल। सीधी-सी बात है, पानी खत्म हो जाएगा, अकाल पड़ेगा। अब अकाल में लोगों की भुखमरी की हालत, अब लोग क्या करें? कहाँ से उनके लिए पास अन्न-पानी आए? तो जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कहा कि हम एक झील का निर्माण करते हैं। इसमें आप काम करोगे, तो हम अपना जो भी हमारे पास स्टॉक है, उसमें से आपको खाने के लिए देंगे। ठीक है? तो उन्होंने 60,000 लोग, जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों को काम पर लगाया। ठीक है? उनको, उनके परिवारों के लिए अनाज राशन की व्यवस्था करी। तो इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए एक राजा ने किसका, इस झील का निर्माण कराया। ठीक है? झील के किनारे पर घेवर माता का मंदिर है, दयाल शाह दुर्ग है और द्वारकाधीश का मंदिर है। इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध, जिसको कहते हैं नौ चौकी पाल। नौ चौकी पाल का इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको राज प्रशस्ति, यानी जो कि शिलालेख हैं, राजस्थान के सबसे बड़े। राजस्थान के सबसे बड़े शिलालेख मिले यहाँ पर 25 शिलालेख हैं, जो कि रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में रचे गए, और जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। यानी जो कि मेवाड़ के राजा हुए बप्पा रावल, ठीक है, जिन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना करी, वहां से लेकर और कितने के लगभग 600 साल का इतिहास कहाँ पर मिलता है आपको? राज प्रशस्ति में मिलता है। और राज प्रशस्ति कहाँ पर बनाई गई है? राज प्रशस्ति ये लिखी गई है, यहाँ पे जो शिलालेख है, वो ये जो नौ चौकी पाल है, ठीक है, जो किसकी पाल है? राजसमंद झील की, वहां पर बनाए गए हैं। झील के किनारे पर सूर्यगढ़ी के अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम आते हैं नक्की झील पर। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और सबसे गहरी झील भी है 35 मीटर पर। क्योंकि ये कौन सी झील है आपकी? ये आपकी कालडेरा झील है, ठीक है, जिसका निर्माण किससे हुआ?
एक ज्वालामुखी का भी कोई उद्गार हुआ होगा, उसके आस-पास बेसाल चट्टानें बनी, उसका जो पेटा था, जो उसका मुख था वो बंद हो गया, वहाँ पर प बा लगातार पानी के जमाव से एक झील का निर्माण हो गया, कौन-सी थी आपकी? नक्की झील, यानी कि प्राकृतिक झील प्राप्त होती है, ठीक है? इसकी जो मान्यता है इसके बारे में वो क्या है? नक्की यानी कि इसको रिलेटेड किया जाता है नाखून से। कहा जाता है कि देवताओं की स्थली रही थी, ठीक है? यहाँ पर जो गुरु शिखर पर्वत है, उसको भी गुरु दत्तात्रेय की तपस्थली बताया जाता है। उसी प्रकार से इसका जो एक मान्यता इसके साथ में जुड़ जाती है, इस झील का जो निर्माण है, वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, ठीक है? मान्यता जो है, वो है, उनमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो देवताओं ने अपने स्वयं अपने नाखूनों से इसका निर्माण कराया, और कालडेरा झील का ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? नेक्स्ट, राजस्थान में हिल स्टेशन नाम के अगर हिल स्टेशन के नाम पर अगर कुछ है, तो वो एकमात्र स्थान है माउंट आबू, ठीक है? जो सबसे ठंडा स्थान रहता है। तो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, जहाँ पर ये झील स्थित है। इसमें 2 रॉक्स मिलती हैं, टड रॉक और नन रॉक। एक और है नंदी रॉक। तो इन रॉक्स की विशेषता क्या है? इसको मैंने इसमें नोट्स में क्यों लिखा? वो ये है कि जो टड रॉक है, इसकी टाइप लगता है इसका, किसके समान लगता है? एक मेंढक के समान लगता है। यानी कि जो जैसे रॉक का आकार है वो मेंढक के समान लगता है। दूसरी है नन रॉक, ठीक है? नन रॉक का एक यानी कि कोई घूंघट करी हुई स्त्री के समान इसका जो आकार है वो लगता है, तो ये आपको इसमें दिख रही होगी रॉक जो कि इसके बीच में स्थित है। इसके अलावा गरासिया जनजाति जो यहाँ पर आस-पास रहती है, इस झील में क्या करते हैं? अस्थि विसर्जन करते हैं। ठीक है? सबसे ठंडी झील है, शीत ऋतु में जम जाती है, ठीक है? झील के किनारे पर पहाड़ियों पर रामकुंड बना हुआ है और पास में क्या स्थित है? रघुनाथ मंदिर स्थित है। इसके अलावा सनसेट पॉइंट सनसेट पॉइंट तो आप किसी भी पहाड़ी हिल स्टेशन पे चले जाएँ, तो एक कोई स्थान जहाँ से सूरज अस्त हुआ होता हुआ दिख रहा हो, वो सनसेट पॉइंट बन जाता है, ठीक है? और नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर की झीलों के बारे में। अजमेर में जो महत्वपूर्ण झील है, वो है सबसे बड़ी आना सागर झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अनुराग चौहान ने करवाया था। ये कौन थे? ये पृथ्वीराज तृतीय जो पृथ्वीराज चौहान हुआ, उसके दादाजी थे। तारागढ़ और नाग पहाड़ियों के बीच एक विशाल दीवार बनवा करके इसका निर्माण कराया गया। नाग पहाड़ियाँ कौन-सी? जहाँ से लूनी नदी निकलती है, ठीक है? तारागढ़ एक फोर्ट है और एक बड़ा एक चोटी भी है। उन दोनों के बीच में एक विशाल दीवार बनवाई गई, ठीक है? जिसमें पानी को रोक करके क्या बनाया गया? अनासागर झील का निर्माण कराया गया। यहाँ पर जहांगीर ने दौलताबाग बनाया, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से आज जाना जाता है, ठीक है? और जो कि मुगल शैली हुआ करती थी, उद्यान शैली का जो यूज़ करते थे, ठीक है? चारबाग पद्धति, उसके आधार पर ये दौलतबाग बनाया था। इसके अलावा जहांगीर और टॉमस रो कौन था? एक ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यक्ति था, जो कि यहाँ पर व्यापारिक अनुमति लेने आया था। व्यापारिक अनुमति लेने यहाँ पर आया था टॉमस रो। उन दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? इसमें होती है, सुभाष पार्क में या दौलत उद्यान में। क्योंकि यहाँ पर शाहजहाँ ने बाद में वारादरी का निर्माण कराया, जो कि क्या है? संगमरमर की छतरियाँ हैं, जो कि इसकी पाल पर बनाई गई हैं। दूसरी एक झील पड़ती है फौज सागर झील, जिसका निर्माण इंजीनियर फोय ने किया था, जो कि एक अंग्रेजी इंजीनियर थे। अकाल राहत योजना अकाल राहत योजना यानी कि उनको रोजगार देने के लिए, उनको राशन पानी देने के लिए, जो वहाँ के लोग हैं भूखे नहीं मरे अकाल में, तो इसलिए अंग्रेज़ों का स्थान हुआ करता था राजस्थान में। अंग्रेज़ों का अगर कोई सेंटर था, जहाँ से यहाँ की सत्ता को कंट्रोल करते थे, वो कौन-सा था? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है? एंड तक एरा 1947 तक, सबसे लास्ट में जो एकीकरण हुआ 1956 में, तो उसमें अजमेर मेरवाड़ा का एकीकरण हुआ था। तो इस स्थान पर अंग्रेज़ रहते थे, तो अंग्रेज़ों ने एक इंजीनियर फौज थे, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया, काफ़ी लोगों को इसमें काम पे लगाया, अकाल राहत उनको दिया, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील को तीर्थराज भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, 5वाँ तीर्थ कहा जाता है और सबसे पवित्र झील भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के लावे से निर्मित झील है, इसको क्रेटर झील भी कहा जाता है, काला डेरा यानी कि दोनों एक टाइप है ये, किसी का छोटा मुख है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, काल डेरा भी कह सकते हैं, क्रेटर भी कह सकते हैं, ठीक है? धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। सब झील किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है, जिसकी मूर्ति किसने आद जो उसकी वो आधारशिला है, वो किसने रखी थी?
आदि शंकराचार्य ने, ठीक है? यहाँ 52 घाट बने हुए हैं टोटल, जिसमें आपके ब्रह्म घाट, बराह घाट, जनाना घाट, इसको क्वींस मैरी का आगमन हुआ था, तो उनके लिए करवाया गया था जनाना घाट का निर्माण और इसका नाम क्वींस मैरी घाट या फिर जनाना घाट भी है। इसके अलावा इसके आस-पास 400 मंदिर हैं, ठीक है? ये क्योंकि एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, प्राचीन तपोस्थली भी रही। विश्वामित्र ने यहाँ पर तपस्या करी, महर्षि वेदव्यास ने यहाँ महाभारत की रचना करी, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी, ठीक है? भगवान राम ने यहाँ पर दशरथ के जो अस्थियाँ थी, अपने पिता की अस्थियाँ उनका विसर्जन किया, तो एक बहुत पवित्र झील है और इसके आस-पास लगभग 400 मंदिर हैं, इसलिए उसको टेम्पल टाउन भी कहा जाता है, ठीक है? कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक मेला लगता है, जो कि सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री के लिए फेमस है और इसको सबसे रंगीन मेला भी राजस्थान का कहा जाता है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, विश्वामित्र ने यहाँ पर तपस्या करी थी। विश्वामित्र ऋषि का आप नाम सुनते होंगे, जिनको किसने भंग करने की कोशिश करी थी? मेनका ने, ठीक है? अप्सरा ने। भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। वेदव्यास ने महाभारत की रचना करी और भगवान राम ने अपने जो पिता थे, उनके दशरथ, उनकी अस्थियाँ हैं, उनका क्या किया था? पिंडदान किया था। इसके अलावा एक और झील पड़ती है आपकी कोलायत झील, जिसको मरू उद्यान या नखलिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास का जो वातावरण है, वो क्या है? थोड़ा हरा-भरा है, जो कि रेगिस्तान में आम नहीं है, दुर्लभ है। इसलिए इसको रेगिस्तान का नखलिस्तान भी कहा जाता है। कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, ठीक है? मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को और चारण जाति के लोग हैं, ठीक है? यहाँ पर जो कि झील दर्शन करते हैं। सिलीसेट झील अलवर के राजा विनय सिंह ने बनवाई, अपनी रानी के लिए बनवाई। इसे राजस्थान का क्या कहा नंदन कानन भी कहा जाता है और सरिस्का का अभ्यारण्य कहाँ है? इसके पास में स्थित है। तो ये अपने राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जो कि खारे पानी की और मीठे पानी की दोनों प्रकार की झीलों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है? और मैप के माध्यम से मैंने बताया कि कौन-कौन सी झील किस जिले में स्थित है, ठीक है? जिन झीलों से कुछ क्वेश्चन्स आए हैं पिछले अ, एग्ज़ाम्स में उनको मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है? तो ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट्स में बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम, राम।